Okay, so this is lecture 5 on chapter 2 units and measurement. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे. छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स, ठीक है. तो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे इट इज़ लेंथ. ओके, सो they may vary from size of order of 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power minus 10 to the power 26, which is distance of observable universe. ठीक है, planets, sun, star, etc. ठीक है, तो 10 to the power minus 14 से लेकर 10 to the power 26 मीटर तक की लेंथ हमको मेजर करनी होती है. ओके, वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट एंड लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, सो पहले हम शॉर्ट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. 1 Fermi is equals to 10 to the power minus 15 meter. Okay, this unit is used to measure size of nucleus. आपको पता है size of nucleus जो होता है उसका order is 10 to the power minus 15. ठीक है, तो 10 to the power minus 15 लिखो या फिर 1 Fermi लिखो, it's same. Okay, next is 1 angstrom. 1 angstrom को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एंड वो कितना होता है 10 to the power minus 10 मीटर. और ये साइज़ किसकी होती है 10 to the power minus 10, साइज़ ऑफ एटम. ठीक है, तो साइज़ ऑफ एटम जो होता है उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं. और टू रिप्रेजेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट विबग्योर जो होते हैं. ठीक है, विबग्योर में जितनी भी लाइट्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं. ओके, सो दिस वाज द शॉर्ट यूनिट्स. अब हम आते हैं लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ. तो लार्ज यूनिट्स में पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर. इतना बड़ा होता है ये. ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे 1 AU को. इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ कितना होता है 1 AU यानी 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर. ऑलराइट, नेक्स्ट जो बड़ा यूनिट है वो है लाइट ईयर. लाइट ईयर को आप LY से रिप्रेजेंट करते हो और ये होता है 9.46 इंटू 10 to the power 15. ये 10 to the power 11 ऑर्डर का था, ये 10 to the power 15 ऑर्डर का है. ओके, एंड लाइट ईयर होता क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में आपकी जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो किसके इक्वल होता है 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है. ठीक है, इस चीज़ को हम तो देखो आप, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है जो लाइट है वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, तो एक सेकेंड का पता चल गया. लाइट ईयर क्या था कि एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. तो देखो 3 इंटू 10 to the power 8 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 मिनट का डिस्टेंस पता चल जाएगा. फिर इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आवर का डिस्टेंस पता चल जाएगा. फिर इंटू 24 करोगे तो एक दिन का पता चल जाएगा. और फिर 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे 1 ईयर का पता चल जाएगा. तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर. ओके, सो दिस इज़ योर 1 लाइट ईयर. द नेक्स्ट इज़ पारसेक. तो 1 पारसेक, देखो पारसेक क्या होता है. अगर आपने एक प्लैनेट लिया, एक स्टार लिया, ठीक है, अर्थ से आप उसको इस तरीके से रख रहे हो इतने डिस्टेंस पे कि जो आपका पैरालेक्टिक एंगल है, पैरालेक्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो जो पैरालेक्टिक एंगल है वो आपका 1 सेकेंड बने. आप स्टार को अर्थ से कितने दूरी पर रख रहे हो कि आपका जो पैरालेक्टिक एंगल है वो 1 सेकेंड बने. तो वो जो दूरी होती है जिस पे आप स्टार को रख रहे हो इट इज़ योर 1 पारसेक. ठीक है, ये लार्जेस्ट यूनिट होता है एंड 1 parsec is equal to 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर. ठीक है, 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर.
अब है हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 पार्सेक। एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं? तो रिलेशन लिख लो इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर ये जो कॉमन यूनिट है दोनों का। तो 1 लाइट ईयर तो होता है 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर, सॉरी 15 मीटर, एंड 1 पार्सेक इज़ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोनों को डिवाइड कर लो, तो 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर कितना हो गया? 3.08 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15, विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3.26, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, ओके। अगर मैं इन लार्ज यूनिट्स का कंपैरिजन करूं तो पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट होता है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻16 का। फिर उससे छोटा होता है लाइट ईयर, उसका ऑर्डर होता है 10⁻15 का। एंड सबसे छोटा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसे छोटा मतलब सबसे बड़े यूनिट्स में छोटा यूनिट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका ऑर्डर इज़ 10⁻11, ठीक है। सो दिस वाज योर लार्ज यूनिट्स। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पर, विच इज़ मास, ओके। तो मास क्या होता है? इट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, पोजिशन, ये पोजिशन है, ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ इट इज़ कॉन्स्टेंट। मास कांस्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कहीं पर भी उसे रख दो, कितना भी टेम्परेचर में रखो, कितना भी प्रेशर उस पर अप्लाई करो, मास विल नेवर चेंज, मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इसका SI यूनिट इज़ kg। नाउ दिस इज़ न्यू थिंग, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स अबाउट मास, वन इज़ इनर्शियल एंड अदर इज़ ग्रेविटेशनल। तो 2 तरीके की मासेस आप पढ़ोगे, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। दोनों वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। तो पहला है इनर्शियल मास, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता था? दैट F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से m क्या आ गया? F अपॉन a। और इस फॉर्मूले से जो m आता है उसको हम mi से डिनोट करते हैं, सबस्क्रिप्ट में i। इसका मतलब क्या हुआ? इनर्शियल मास, ओके। सो द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता था? Inertia was the inability of the body to change its position of rest or motion, है ना, without the application of external force। ये क्लास 9th में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि inertia को measure कौन करता है? मास, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा inertia होगा, है ना। तो वो वाले मास से रिलेटेड है inertial मास, ओके। सो दिस इज़ inertial मास and it is equal to the force required to produce unit acceleration in the body। इसका मतलब क्या है? कि जो आपका m है, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, F इक्वल्स टू ma। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को 1 रख दूँ तो क्या F इज इक्वल्स टू m आ जाएगा? मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर एक्सेलरेशन 1 यूनिट है तो फोर्स ही आपका मास है, ठीक है। वही डेफिनेशन इधर बोली गई है। क्या बोला गया है? कि इट इज़ इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी, okay. So this was your inertial mass. Next is your gravitational mass. It is derived from Newton's universal law of gravitation। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता था? F इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू G अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल मास इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर लग रही होती है वहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल मास। अब ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो तो दोनों की इक्वली होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टॉकिंग अबाउट मास, ठीक है। वेट, अब नेक्स्ट है वेट। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑन द बॉडी बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का डेफिनेशन आपको पता है, वेट क्या होता था? वेट इज़ नथिंग बट इट इज़ फोर्स, इट इज़ m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी, वेयर g इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एंड आपका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, बट वेट कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? बिकॉज वर्क का फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, एंड फोर्स इज़ नथिंग बट योर वेट। तो वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। m तो कांस्टेंट है बट g कांस्टेंट नहीं होता। ये पोजिशन जैसे चेंज होगी वैसे g की वैल्यू चेंज होती है। सो वेट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ
मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय अ कॉमन बैलेंस ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मास को मेजर करने के लिए यूज़ में आते हैं। ओके, एंड जो वेट होता है उसको आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो। ठीक है, लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक planets, stars, etc. can be measured by universal gravitational method by using this equation. इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस ये याद रखना कि जो बड़े मासेस होते हैं लाइक योर प्लैनेट्स, योर मून, एनीथिंग, उसको हम इस मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास। अब जो केजी है या ग्राम है, मिलीग्राम है, ये सारे यूनिट्स तो आपको पता ही है। अभी हम थोड़े डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, ये क्लास 9th में पढ़ा है। एटम के मास को कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला यूनिट यूज़ करते थे। वाई? बिकॉज वाइल डीलिंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केजी इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। केजी लो या ग्राम लो, मिलीग्राम लो, बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो। इसीलिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 1/12। इसमें जो मास होता है इस कार्बन के आइसोटोप में, उसका 1/12 जो मास होता है उसको AMU बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है ये? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। कितना एनर्जी चाहिए 1 AMU मास को, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है। तो देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ mc²। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, बाद में आएगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, mc², जहाँ पे m क्या होता है? आपका मास होता है, एंड c हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम ये यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला लग जाएगा mc²। m क्या लोगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट, अभी बताया था कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, और c² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, ठीक है। नाउ लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास CSL यानी चंद्रशेखर लिमिट, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है मास की, एंड किसकी इक्वल होती है? इट इज़ 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। जो मास ऑफ सन होता है उसके 1.4 टाइम्स होती है ये CSL, ओके। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम। ऑब्वियसली मिनट, सेकेंड, आवर, ये सारे तो पढ़ चुके हैं। कुछ और नए यूनिट्स जैसे सोलर डे, ल्यूनर डे, शेक, ठीक है, फनी है थोड़ा शेक, एनीवे। सोलर डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव नून टाइम्स, ठीक है, 2 दिन के बीच में जो टाइम होता है, आज का दिन हुआ फिर कल का दिन हुआ, ठीक है, उसके बीच में कितना टाइम होता है? अप्रॉक्सीमेटली 86400 सेकेंड। इस टाइम को क्या बोलते हैं? सोलर डे, 1 सोलर डे। ल्यूनर डे, ठीक है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपका अर्थ है, मून कितनी देर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ल्यूनर डे, एंड इट इज़ इक्वल टू 27.3 डेज, मतलब 27.3 डेज ऑन अर्थ, ओके। द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज़ शेक। ये सबसे छोटी यूनिट है, मतलब जितना हम टाइम के बारे में बात करते हैं इससे कम टाइम के बारे में बात नहीं करते हैं। तो 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 seconds, okay. So this was all about your measurement units of different physical quantities, okay.